बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। BG 15 आपके सामने हाजिर है। BG 14 में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस किया था, BG 15 में उसी का पास्ट यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जिसका एक और नाम भी है, इसे इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। शायद आप पहली मर्तबा सुन रहे हो, लेकिन डिक्शनरीज देखिएगा, ग्रामेरियंस की बुक देखिएगा, आपको मिल जाएगा ये नाम। इम्परफेक्ट टेंस क्यों कहते हैं, अभी वजह पता चल जाएगी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस बेसिकली होता क्या है, तो इसके लिए मैं रेफरेंस दूंगा पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। देखिए ये टाइम है विच इज गोइंग टूवर्ड्स फ्यूचर एज एवर। हियर वी आर प्रेजेंट राइट नाउ। और हम प्रेजेंट को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखते जाइए किस तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्लियर होगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने बताया था कि वेयर वी आर प्रेजेंट द एक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ। ठीक है ना, इसको हमने कहा था ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ठीक है भाई, मान लिया एट प्रेजेंट एक्शन हो रहा है। कब से हो रहा है, कब तक होगा, हमें इससे गर्ज नहीं। एट प्रेजेंट हो रहा है तो हमने कहा था ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब जाहिर है कि ये टाइम रुका तो नहीं रहेगा, टाइम तो चल रहा है, गुजर रहा है। तो अब थोड़ी देर के बाद जब हम यहाँ प्रेजेंट नहीं हैं, बल्कि अब वक्त गुजर गया और हम यहाँ प्रेजेंट हैं, मगर बात कर रहे हैं उसी लम्हे की, तो ये अब तो ये प्रेजेंट नहीं रहा, अब तो ये पास्ट हो गया। मगर हम बात ये कर रहे हैं कि जब हम वहाँ मौजूद थे उस टाइम में, तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एक्शन हो रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूँ बन गया। यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस किसे कहते हैं, पास्ट में एक्शन हो रहा है। ओ भाई, पास्ट में एक्शन हो कैसे रहा है, हम तो प्रेजेंट में खड़े हैं, पास्ट तो देख ही नहीं रहे। जब हम वहाँ मौजूद थे, जब हम पास्ट में मौजूद थे, उस वक्त एक्शन होते हुए देखा था, हम ये बता रहे हैं एट प्रेजेंट। ठीक है ना, तो पहले वो प्रेजेंट कंटिन्यूस ही था, लेकिन अब वो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं रहा, क्योंकि अब तो हम यहाँ प्रेजेंट हैं, वही अब पास्ट कंटिन्यूस बन गया। स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है। कंटिन्यूस में हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। पास्ट के हेल्पिंग वर्ब अब इज आर एम की जगह सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर। इससे पहले सब्जेक्ट लगाना और इसके बाद ऑब्जेक्ट एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट लगाना कोई कमाल नहीं है। टेंस के नाम में से ही स्ट्रक्चर निकल कर बाहर आ रहा है। ठीक है, अब सुने एग्जाम्पल्स। जैसे मैं कहूँ, अच्छा कॉन्सेप्ट मैं लिख देता हूँ पहले। कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, द एक्शन वॉज गोइंग ऑन और कंटिन्यू इन द पास्ट। अब जब मैंने कहा इन द पास्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिफोर प्रेजेंट, यानी व्हेन आई ऑब्जर्व। इन द पास्ट का मतलब है व्हेन ऑब्जर्व्ड, जब ऑब्जर्व किया गया था तब की बात हो रही। ठीक है ना, जैसे द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे बाग में खेल रहे थे। तो इट मीन्स मैंने देखा था कि बच्चे बाग में खेल रहे थे, अब बता रहा हूं कि क्या देखा था। ठीक है ना, द रेन वॉज फॉलिंग इन टॉरेंट्स, मूसलाधार बारिश हो रही थी।
when I observed, when I was there, whatever। तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको इम्परफेक्ट टेंस क्यों कहते हैं? एक बात सुनिएगा, सेंटेंसेस को नेचुरली ऑब्जर्व करना सीखिए। मैंने कहा बारिश हो रही थी, तो इस जुमले का एक मतलब ये भी है कि अब नहीं हो रही, वरना मैं कहता बारिश हो रही है। बच्चे बाग में खेल रहे थे, इसका मतलब अब नहीं खेल रहे। ठीक है ना, एक मतलब ये भी निकल रहा ना भाई। मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था का मतलब अब नहीं खा रहा। ठीक है ना, तो अब नहीं हो रहा का मतलब दरमियान में ये एक्शन कहीं पर कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। तो मैं एक ऐसे एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है उसकी बात कर रहा हूँ, मगर उसके एक इनकम्प्लीट सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। एक कंप्लीट हो जाने वाले एक्शन के इनकम्प्लीट सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। इनकम्प्लीट को इम्परफेक्ट भी कहते हैं, इसीलिए इस टेंस का दूसरा नाम इम्परफेक्ट टेंस है। अब इसी में से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस निकलेगा। नेक्स्ट लेक्चर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, मगर पास्ट कंटिन्यूअस में से निकाल कर। और आप देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बगैर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट बनता नहीं है। इसीलिए मैं इस सीक्वेंस में लेकर चल रहा हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस के फ़ौरन बाद प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। ठीक है, ये तो आज की बात मुकम्मल हुई हमारी। अब कुछ सवालों के जवाब दे दूँ जो इससे रेलेवेंट नहीं है, मगर Q&A में अभी ज़रा टाइम है, मैं और क्वेश्चंस जमा कर रहा हूँ और उनके आंसर्स भी प्रूफ के साथ, क्योंकि बगैर प्रूफ के बात करता नहीं हूँ भाई। मैं अपनी बनाई हुई इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, बल्कि ग्रामेरियंस के रेफरेंस पे बात करता हूँ, और इंग्लिश ग्रामेरियंस के। मैं किसी पाकिस्तानी या इंडियन राइटर को कंसिडर नहीं करता। अब एक बात सुनिए, एक सवाल मेरे पास आया कि सर रेन एंड मार्टिन कैसी बुक है? बहुत अच्छी बुक है, कमाल की किताब है। रेन एंड मार्टिन बहुत पुरानी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मगर माफ़ कीजिएगा स्टूडेंट्स के लिए कम है, टीचर के लिए ज़्यादा है। या फिर मैं एक लेक्चर रखता हूँ रेन एंड मार्टिन को किस तरीके से पढ़ना है, उसको पढ़ने का सीक्वेंस सीखना पड़ेगा। मैं सीक्वेंस बताऊँगा, फिर आप पढ़िएगा। उस किताब की एक ख़ामी मुझे जो नज़र आती है वो ये है कि वो पहले तो पहली बार जब लिखी गई थी तो अब से तकरीबन 100 साल पहले लिखी गई थी, बल्कि ज़्यादा अरसा हो गया। PC रेन और मार्टिन दो इंग्लिश राइटर्स थे, और उस किताब को लिखने का मकसद पहली मर्तबा ये था कि हिंदुस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में, उस वक्त पार्टीशन नहीं हुआ था, सब कॉन्टिनेंट में इंग्लिश लैंग्वेज सीखने और सिखाने का रिवाज जिस तरह से बढ़ गया था, सारी दुनिया में बढ़ गया था, ज़ाहिर है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के दौर की बात कर रहा हूँ, तो नॉन नेटिव इंग्लिश लर्नर्स को इंग्लिश सिखाने के आसान तरीके उसमें दिए गए थे। और उसके बाद फिर 1958 में उसको मॉडिफाई किया गया। 1958 में अरुण प्रसाद, एक इंडियन राइटर थे अरुण प्रसाद, उन्होंने इस किताब को रिवाइज किया और इसमें जो पुरानी चीज़ें थीं उनको मॉडिफाई की। अब 1958 में ये रिवाइज हुई, तब से आज तक 2020 तक हर साल उसका न्यू एडिशन, लेटेस्ट एडिशन शाया होता है। बहुत अच्छी बात है, मगर मैं ये देखता हूँ कि लेटेस्ट एडिशन जब शाया होता है तो उसमें लिखा होता है रिवाइज्ड एडिशन, और अंदर लिखा होता है रिवाइज्ड बाय अरुण प्रसाद। तो आई डोंट नो अरुण प्रसाद साहब अभी तक ज़िंदा हैं या नहीं है, लेकिन वो अभी तक इस किताब को हर साल रिवाइज़ कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। तो उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स पुराने हैं जो अब मॉडिफाई हो चुके हैं, लेकिन उस किताब में मॉडिफाई नहीं हुए। लेकिन फिर भी वो बेसिक लेवल पर बहुत अच्छी किताब है। मैं मिसाल दे देता हूँ, मसलन आज तक
उस बुक में एक चैप्टर है मूड्स के नाम से। जबकि दुनिया भर में ये टर्मिनोलॉजी मॉडिफाई हो चुकी है मोड्स में। अब ये मूड्स नहीं कहलाता, मोड्स कहलाता है। मॉडल वर्ब जो आप पढ़ते हैं, मॉडल वर्ब, जिसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन की बात होती है। लेकिन उस किताब में आज तक टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं हुई, मूड्स लिखा है। एक छोटी सी मिसाल दी मैंने। इस तरह की बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ और बहुत सारे रूल्स हैं जो मॉडिफाई हो चुके हैं, मगर उस बुक में अभी तक मॉडिफाई नहीं हुए। तो पता नहीं कौन रिवाइज़ कर रहा है उसे। और अरुण प्रसाद साहब हर साल रिवाइज़ कर रहे हैं पाबंदी से। 1958 में उन्होंने जब रिवाइज़ की तो शायद उनकी उम्र 40-45 साल होगी, तो अब 100 से ऊपर हो चुके होंगे। तो अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे, अगले 100-150 साल तक और रिवाइज़ करते रहें वो उस बुक को हर साल पाबंदी के साथ। तो किताब पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि उस किताब को जब आप पढ़ें तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। चैप्टर 1 के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 2 के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है। वो किताब आपका कंटेंट्स खोलेंगे तो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है कंटेंट्स। चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 7, चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 8, इस तरह से सीक्वेंस उसका बनाना पड़ेगा। तो मैं वो सीक्वेंस इंशाल्लाह एक लेक्चर में डिस्कस करूँगा। फिर उस बुक को उस सीक्वेंस में पढ़िएगा, समझ में आएगी, और इतनी अच्छी समझ में आएगी कि आपको वाकई इंग्लिश सीखने को मिलेगी। लेकिन उस सीक्वेंस से अगर नहीं पढ़ेंगे, जिस सीक्वेंस में लिखी है उस सीक्वेंस से पढ़ेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, किताब लिखने का सीक्वेंस कुछ और होता है और किताब पढ़ने का सीक्वेंस कुछ और होता है। राइटर्स की गलती नहीं है, उन्होंने लिखने के सीक्वेंस में लिख दी। अब पढ़ने वाले का कसूर है, उसे पढ़ने का सीक्वेंस नहीं मालूम। किताब पढ़ने का सलीका भी सीखिए। तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा उसका सीक्वेंस क्या है। और एक साहब ने सवाल किया था कि सर हम वर्ब के साथ एस और ई एस क्यों लगाते हैं। तो वर्ब में एस और ई एस लगाने का मकसद क्या होता है। देखिए, वर्ब अमूमन प्लूरल होता है। जैसे हम नाउन की बात करें तो नाउन अमूमन सिंगुलर होता है, हम उसको प्लूरल बनाते हैं। नाउन सिंगुलर होता है, हम उसे प्लूरल बनाते हैं। तो अमूमन नाउन को प्लूरल बनाने का तरीका क्या है, नाउन में एस और ई एस का इजाफा करते हैं। इसी तरह से वर्ब सिंगुलर नहीं होता, वर्ब प्लूरल होता है। अपनी बेसिक स्टेट में वर्ब को प्लूरल कंसीडर किया जाता है। अब उसे सिंगुलर बनाना पड़ता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अब वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाएं, तो वर्ब में जब एस और ई एस का इजाफा करते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। जैसे ही गो नहीं होगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, गो प्लूरल है। तो हमें गो को सिंगुलर बनाने के लिए ई एस का इजाफा करना पड़ेगा। और ये कोई नई बात नहीं है। आर्काइक इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में, जहाँ आज हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं वर्ब में, पहले टी एच और ई टी एच का इजाफा होता था। इस पर पूरा लेक्चर है मेरा, मैं इंशाल्लाह सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट डिटेल में करवाऊंगा, और किस तरह नाउन के प्लूरल बनते हैं, वर्ब के सिंगुलर बनते हैं और एडजेक्टिव के प्लूरल बनते हैं, उस पूरा डिस्कस करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। Q&A का इंतज़ार कीजिए। Q&A में बहुत डिटेल में मैं तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ और बहुत सी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ और बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़ भी करने वाला हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चंस भी आ गए हैं। हमारे भाई लोग जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और वही रहा रही रहे और ता ते ती चुका चुकी चुके के बेस पर चल रहे हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा इंग्लिश को भी पढ़ लो, अपनी बनाई हुई घर की बनाई हुई इंग्लिश मत पढ़ाओ। लेकिन वो अपने कॉन्सेप्ट को किस तरह डिफेंड करते हैं और इंग्लिश कॉन्सेप्ट को किस तरह से वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उसके लिए भी एक लेक्चर मैं लेकर आ रहा हूँ इंशाल्लाह। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी और बहुत से लोग शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच। पास कंटिन्यूस हमने कर लिया और नेक्स्ट लेक्चर में हम PG 16 में प्रेजेंट परफेक्ट लेकर आ रहे हैं। शाद रहें, आबाद रहें।